Hello students, welcome to my channel Sharda Classes. Today we will start our study of the first chapter of the book Understanding Economic Development, Social Science textbook for class 10th. This book deals with the economic aspect of our life. The first chapter is development. तो विकास का मतलब क्या है, हम क्या चाहते हैं? इनकम ज्यादा हो जाए, धन बढ़ जाए, वो विकास। डेवलपमेंट का मतलब वो विकास, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानते हैं। लेकिन ह्यूमन सोसाइटी में बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, तो ह्यूमन सोसाइटी में डेवलपमेंट का मतलब केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होकर के बहुत सारी चीजें हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम मानते हैं कि डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, किन चीजों को देख करके हम डेवलपमेंट मानेंगे। तो हम देखते हैं कि इनकम होना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जो जीवन है, मनुष्य का जीवन है, वह बहुत हद तक पैसों पे डिपेंड करता है, मटेरियल गुड्स पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली मटेरियल गुड्स के अलावा बहुत सारी नॉन मटेरियल चीजों पे भी डिपेंड करता है हमारा, लेकिन नहीं, मटेरियल्स भी चाहिए हमें। भोजन के लिए पैसा चाहिए, कपड़ा के लिए पैसा चाहिए, मकान बनवाने के लिए पैसा चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए। तो इन चीजों के लिए इनकम चाहिए, लेकिन उसके अलावा फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या, गुणवत्ता कैसी है। एंड द थर्ड वन इज द डेवलपमेंट व्हिच पीपल आर टॉकिंग अबाउट इज गोइंग टू लेट द एनवायरनमेंट सस्टेन। क्या वो एनवायरनमेंट को चलते रहने देगा, तभी तो डेवलपमेंट होते रहेगा। फिर हम आते हैं अपने शुरुआती टॉपिक पर कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से दिया है, और डेवलपमेंट एक्चुअली एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलते रहने वाली है। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि आज हम डेवलप कर गए और हो गया, अब के बाद आज से कोई डेवलप नहीं करना, ऐसा नहीं है। हम जितने भी ऊंचे चले जाएं किसी भी क्षेत्र में, हमारा डेवलपमेंट और उसके बाद होना पड़ेगा। वो हम चाहेंगे, एस्पिरेशंस होंगे, हमारी इच्छा होगी। तो मैंने सोचा कि आपको इसको क्लियरली बताऊं कि द फेनोमेनन ऑफ क्रिएटिंग कंडीशंस इन व्हिच एन इंडिविजुअल कैन फुलफिल हिज नीड्स एंड एस्पिरेशंस कन्वीनियंटली। यहाँ पे मैंने डेवलपमेंट को डिफाइन किया कि एक ऐसा फेनोमेनन है, फेनोमेनन मीन्स प्रक्रिया। इट इज सच अ फेनोमेनन दैट इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर इंडिविजुअल्स। मैं मानता हूँ, या हम एक यूनिवर्सल डेफिनेशन देने की जब बात करें, या वैसी परिस्थितियों के बनने की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने जरूरतों को और अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर सके। आप इस पे ध्यान देंगे कि जब हमारी जरूरतें, डेवलपमेंट का मतलब ही हम जो चाहते हैं वो हो सके, तो वैसी प्रक्रियाओं के बनने को, रोड अच्छा हो तो हम अच्छे से चल सकेंगे, हॉस्पिटल्स उपलब्ध हो जाए हमारे आसपास तो हम अच्छे से इलाज करा पाए। ये सारी बातें, इट मीन्स फेवरेबल कंडीशंस के बनने की प्रक्रिया, जिसमें इंडिविजुअल्स अपने जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके, उसको और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके आसानी से, उस परिस्थिति के बनने की प्रक्रिया को हम डेवलपमेंट कहेंगे। अब आते हैं कि फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। फिर आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं सेकंड में, तो आता है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट रूल्स। जैसे ही हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैंने कहा कि डेवलपमेंट हैज गॉट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अलग अलग उसके कंपोनेंट्स होते हैं। कोई कहेगा कि शारीरिक विकास होना चाहिए, कोई मानसिक विकास की बात करता है, कोई बौद्धिक विकास की बात करता है। द नीड्स एंड एस्पिरेशंस, सिंस द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट पीपल विल वेरी एज पर देयर कंडीशंस, सो डेवलपमेंट विल वेरी, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट विल वेरी फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने बदल जाएंगे। एक किसान को क्या चाहिए होगा, अच्छी मिट्टी हो, समय पे बारिश हो जाए, बारिश नहीं होती हो तो उसके पास ऐसे साधन हो जिससे अपने फसलों को सही समय पे सही मात्रा में पानी दे सके। तीसरी बात, उसके पास इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स उपलब्ध हो सके, उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, उसके यील्ड जो है वो अच्छे पैसे में, अच्छे कीमत में बाजार में बिक सके। तो ये सारी चीजें वो चाहेगा। अब ऐसी परिस्थितियों का बनना जो इन चीजों को दे पाए, दे विल कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट फॉर दैट फार्म। तो अगर हम डैम बनाते हैं, अब देखेंगे
कि डिफरेंट उद्योगपति को बिजली चाहिए, शहर के निवासियों को बिजली चाहिए, तो बिजली प्राप्त करने के लिए डैम बने तो दे विल फेवर इट। वो कहेंगे यस इट इज अ वेरी गुड थिंग, दिस विल ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। लेकिन वो लोग, वो आदिवासी, वो ट्राइब्स हु आर लिविंग बाय द साइड ऑफ दैट रिवर, they will protest against the construction of dam in that place। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। उनके पास यदि डैम बन जाएगा तो उनका घर, उनका खेत, उनके बाग बगीचे सब डूब जाएंगे। They will find it very difficult to live। So अब यहाँ हम देख रहे हैं कि different people, different goals। एक रिक्शा वाले के लिए डेवलपमेंट का मायने दूसरा होगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट का मायने दूसरा होगा। एक धनी व्यक्ति के बेटे के लिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके बेटे के लिए डेवलपमेंट का मतलब दूसरा होगा, और वहीं एक अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मायने दूसरा होगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन चाहेगा कि हमें रोजगार मिल जाए एक अच्छे वेजेस पे, जबकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा चाहेगा कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जहाँ हम इंडस्ट्रीज को आराम से लगा सकें, हमें कम वेजेस दे करके भी लेबर अच्छे क्वालिटी के प्राप्त हो सके। तो दीज आर द थिंग्स दैट टेल अस कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। दूसरी बात, मैंने जो डैम का एग्जांपल दिया वो साबित करता है कि डिफरेंट पीपल में हैव कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। डिफरेंट पीपल कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स, यानी अलग अलग लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि कंफ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। जैसे एक डैम बनाने पे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि डैम बने, लेकिन ट्राइबल पीपल लिविंग बाय द साइड ऑफ द रिवर वोंट विश फॉर दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। दूसरी बात, अब आगे चलते हैं कि हम डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। इस डेवलपमेंट की चर्चा से जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, किन बातों को देख करके माना जाता है कि हाँ ये डेवलपमेंट होगा, या डेवलपमेंट का टेस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट को जानने के लिए हम सूचक क्या रखते हैं। इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अब यहाँ इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द, मैं आपको इस चैप्टर के जो जिस्ट है वो बता रहा हूँ, फिर एक बार हम इसको समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग सेक्शन वाइज चैप्टर को पढ़ करके पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन आप यदि वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इसलिए मैंने पहले जिस्ट को, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लेकर के एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट में मैंने कहा इनकम। क्यों इनकम? मैंने शुरू में बताया कि इनकम is considered to be the most important developmental goal because with better income or more income people will have more of the things which they need or they should have। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए जो चीजें चाहिए उसको, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब में द पर्सन विल रिक्वायर मनी। सो द मनी विल कम टू हिम ओनली बिकॉज ऑफ इनकम। So better income is the developmental goal of almost all the human beings, all classes, all religions, irrespective of everything. Human beings need income. Second thing is that income going to improve the quality of life of the person, ये देखना है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेक करने के लिए कि किसी समाज का, किसी देश का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैसी है, इसके कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं उसको जानेंगे। फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यदि एनवायरनमेंट होगा तभी तो हम सस्टेन कर पाएंगे, हमारी लाइफ चल पाएगी। एनवायरनमेंट ठीक रहेगा तभी तो हम सरवाइव कर पाएंगे, और हम सरवाइव करेंगे तभी तो डेवलपमेंट की बात सोचेंगे। तो इसलिए एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी आज के जो डेवलपमेंट का मीनिंग है, या जो जब हम डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट उसमें एक प्रमुख फैक्टर है। इसको आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। अब है इस चैप्टर में द मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक बात आती है कि इनकम एंड अदर गोल्स, जैसे ही हमने कहा कि इनकम एक इंपॉर्टेंट गोल है तो फिर और क्या क्या गोल है। तो मैंने शुरू में बताया कि टू सस्टेन आवर लाइफ और फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स
Only income is not necessary. Material goods are only necessary. It is not so. Material goods as well as non-material goods are also important to sustain the life of human beings or for human survival. कैसे? आप देखेंगे freedom, equal treatment, respect of others and security. Except income, other developmental goals are also there. Everyone wants to remain free. हर व्यक्ति आजादी चाहता है. हर व्यक्ति चाहता है कि सबके बराबर उसको भी मान सम्मान मिले, सबके बराबरी का बर्ताव हो उसके साथ. ऐसा नहीं कि किसी के साथ बहुत ज्यादा वैल्यू हम दें और किसी को कम वैल्यू दें तो उसको बुरा लगेगा. एवरीवन वांट्स प्रॉपर रेस्पेक्ट और एंड इक्वल ट्रीटमेंट. चौथी बात, सिक्योरिटी. सिक्योरिटी जब तक नहीं रहेगी द पर्सन विल नॉट थिंक फॉर डेवलपमेंट. तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के लिए इनकम के अलावा और भी डेवलपमेंटल गोल्स हैं, और भी चीजें हैं जो मनुष्य चाहता है अपने डेवलपमेंट के लिए. फिर आते हैं हम कंपेरिजन ऑफ कंट्रीज कि देशों को कैसे कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. तो देशों को कंपेयर करने के लिए जैसा हम फिर मैं एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि इनकम इज कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल गोल. तो क्या केवल इनकम, देशों की इनकम को ही हम उनका डेवलपमेंटल क्राइटेरिया मान लेते हैं डेवलपमेंट का? नहीं. लेकिन उसके पहले हम जाने कि नेशनल इनकम क्या है. ये एक बढ़िया से समझ जाने की चीज है. व्हाट इज नेशनल इनकम? जैसे ही हम नेशन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो अब जैसे हम किसानों की बात करें तो किसान खेतों में काम करता है, फसल उग जाता है, उसको बेचता है, उसको इनकम होता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो हर सेक्टर में, जब हम देश की बात करते हैं तो देश में प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा फिशिंग आ जाता है, माइनिंग आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में. तो सब कुछ जो हो रहा है गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके वैल्यू को हम जोड़ लें. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारी चीजें बन रही हैं लार्ज स्केल पे. तो वो जो चीजें बन रही हैं उनका कीमत होगा, तो उस कीमत को जोड़ लें. और जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं एक देश में, तो एक फिस्कल ईयर में मैंने लिखा फाइनल आउटकम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ फिस्कल ईयर इन अ नेशन. नेशनल इनकम इज द सम टोटल. आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या समझिए, ध्यान से सुनिए कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन all the sectors, primary sector, secondary sector, tertiary sector, in a country, in a year. एक देश में एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनके मॉनेटरी वैल्यू यानी उनका वैल्यू पैसे में कितना होगा उसको जोड़ लिया जाए, प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. हमारे देश के लोग कुछ दूसरे जगह देशों में जाके काम करते हैं तो वहाँ पैसा कमाते हैं तो यहाँ भेजते हैं, तो वह भी अपने देश का इनकम हो गया. इन दोनों को मिला ले, अपने देश में प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड इज कॉल्ड नेशनल इनकम. अब दूसरी बात आती है पर कैपिटा. मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक एक करके पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे और आराम से समझेंगे. तो पर कैपिटा इनकम क्या है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. आप नेशनल इनकम समझ चुके, तो अब टोटल देश की जितनी जनसंख्या है उससे हम नेशनल इनकम को यदि डिवाइड कर देते हैं तो जो भी वैल्यू आता है नेशनल इनकम, मैंने कहा है कि मॉनेटरी वैल्यू है यानी पैसे में आएगा, तो नेशनल इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कुछ न कुछ पैसा आएगा. तो ज्यादातर जब देशों के कंपैरिजन की बात आती है तो पर कैपिटा इनकम को भी डॉलर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ताकि हर देश के पर कैपिटा इनकम को जब डॉलर में एक्सप्रेस किया जाएगा तो इट विल बी इजी टू कंपेयर कंट्रीज. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके इस किताब में मिलेगा, वो क्या है? ये सारे टर्म्स हैं, ये वो क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पे देशों को हम कंपेयर करेंगे, स्टेट्स को कंपेयर करेंगे या सोसाइटी को कंपेयर करेंगे कि कौन कितना डेवलप्ड है. तो लिटरेसी में क्या है? नंबर ऑफ लिटरेट पीपुल इन 7 एंड अबव एज, 7 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं
the total population of the people in a country above 7 years and above divided by the total population of the people in that nation. मतलब ये है कि 7 साल से अधिक उम्र के टोटल कितने लोग हैं, उनकी जनसंख्या में कितने लोग साक्षर हैं, लिटरेट हैं. लिटरेट का मतलब क्या हुआ? दोज हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, जो समझ के साथ पढ़ सके, पढ़े तो समझ में आए उसे, समझ के साथ लिख सके, यानी जो लिखता है वह भी उसे समझ में आए. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. एक एक टर्म को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप जब ये चैप्टर पढ़ें तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन हिंदी दिस इज नोन एज शिशु मृत्यु दर. तो दिस कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 year of age per 1000 live births. 1000 जिंदा जन्म लिए हुए बच्चों में कितने बच्चे 1 साल की उम्र कंप्लीट करने के पहले मर गए. तो जितने बच्चे मर गए उनकी संख्या को इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं. नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंस ऑफ लाइफ, या आप कह सकते हो जीवन प्रत्याशा. हिंदी दिस इज रिटन है जीवन प्रत्याशा, प्रति आशा. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज डिस्क्राइब्ड और डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पान ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. जन्म के समय किसी बच्चे के या किसी व्यक्ति के उम्र के बारे में जो अंदाजा किया जाता है उसे हम उसकी जीवन प्रत्याशा कहते हैं. फिर नेक्स्ट टर्म है नेट अटेंडेंस रेशियो. ये नेट अटेंडेंस रेशियो, अटेंडेंस कहाँ बनता है? पर्टिकुलरली विद्यार्थियों के लिए. ये तो हो गया हेल्थ इंडिकेटर, ये एजुकेशन का इंडिकेटर है. नेट अटेंडेंस रेशियो, देयर द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज 6 to 14 years are expected to go to school. तो जब हम नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक पॉपुलेशन में 6 to 14 years के टोटल बच्चों की जनसंख्या कितनी है, उसमें से उनमें कितने बच्चे स्कूल में एडमिटेड हैं और कितने स्कूल जाते हैं, उनकी संख्या जो स्कूल जाते हैं डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14. समझ रहे हैं कि 6 to 14 years के टोटल पॉपुलेशन में से कितने बच्चे वहां जाते हैं. उसके बाद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज ऑल्सो an education indicator. अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो encompasses all the children who are in the age group of 6 to 14, 18 years also, because here higher secondary is also included, secondary level children are also included. अब इसमें क्या है, इसमें केवल प्राइमरी था. यहाँ पे स्कूल गोइंग प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले बच्चों का जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितनों का नामांकन है, उनकी संख्या का रेशियो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहलाता है. बॉडी मास इंडेक्स एक शब्द आएगा, ये क्या हो गया आपको, आपका हेल्थ इंडिकेटर हो गया बॉडी मास इंडेक्स. तो बॉडी मास इंडेक्स दिस इज इन शॉर्ट दिस इज नोन एज BMI. तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? द वेट ऑफ द बॉडी, वेट इन kg. उसके बाद दैट इज डिवाइडेड बाय द हाइट. हाइट के स्क्वायर से, और हाइट किस चीज में? इन मीटर. मीटर में हाइट निकाले, जैसे किसी व्यक्ति का हाइट 1.175 सेंटीमीटर है. इफ अ पर्सन इज 175 सेंटीमीटर टॉल, then the square his height will be 1.75 meter
नाउ 1.75 मीटर का हम स्क्वायर निकालेंगे और उस स्क्वायर से हम वेट को, जो कि हम केजी में निकाले हैं, किलोग्राम में निकाले हैं, उसको डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये उस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स है। जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है वो 18 to 25 होना चाहिए। ये अगर क्वेश्चन 18 आता है तो ठीक है, अप टू 25 से ज्यादा आता है तो द पर्सन इज रिगार्डेड एज एन ओबेस पर्सन, वो मोटा व्यक्ति, मोटापा से ग्रसित व्यक्ति है। यदि 18 से कम आता है तो उसको माना जाएगा कि द पर्सन इज मालनूरिश्ड पर्सन। इफ यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 19, दिस डज नॉट अप्लाई टू यू। नहीं होता है क्योंकि उनकी हाइट बढ़ने का समय होता है, बॉडी का मास अभी उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, तो डोंट अप्लाई फ्रॉम टीनेजर्स, इट विल बी अप्लाइड लेटर। अब इसके बाद की चीजें हम इसके अगले वाले वीडियो में फिर बनाएंगे और उसको आपको अपलोड करेंगे। आई थिंक कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, इम्पोर्टेंट टर्म्स हियर। अब इन शब्दों के कंसेप्ट के सहायता से हम फिर चैप्टर के अगले पोर्शन को पढ़ेंगे। और यदि आपको पसंद है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।